तो आज हम बिहार के आंकड़ों की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हाँ। हमारे पास दो बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। एक तो है 2011 की जनगणना, जो हमें एक दशक पहले की तस्वीर दिखाती है, और दूसरा है 2023 का वो जाति आधारित सर्वेक्षण, जिसने मतलब पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। बिल्कुल। और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ नंबर बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये आंकड़े असल में बिहार के बारे में क्या कहानी कहते हैं। सही बात है। मतलब जमीन पे आबादी का दबाव कैसा है, शिक्षा का क्या हाल है, समाज का ताना बाना कैसा है। तो चलिए इन आंकड़ों के पीछे की हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि एक दशक से ज्यादा पुराने जनगणना के आंकड़े और इतने हाल के सर्वेक्षण के आंकड़े, ये दोनों मिलकर बिहार की कैसी एक जटिल और कह सकते हैं बदलती हुई तस्वीर पेश करते हैं। तो चलिए 2011 से ही शुरू करते हैं। हाँ। उस वक्त बिहार की आबादी थी लगभग 10.41 करोड़। हाँ। और इसने बिहार को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बना दिया था। हाँ, और ये भारत की कुल आबादी का करीब 8.6% था। लेकिन आबादी के आकार से भी ज्यादा जो आंकड़ा चौंकाता है वो है जनसंख्या घनत्व का। हाँ, यहीं पर तो बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1006 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1106। और मैं ये साफ कर दूं कि उस समय भारत का जो औसत था वो सिर्फ 382 था। सिर्फ 382, मतलब लगभग 3 गुना। 3 गुना। इसका जमीनी स्तर पर क्या मतलब होता है? देखिए, इसका सीधा मतलब है हर चीज के लिए एक जबरदस्त संघर्ष। जमीन के छोटे छोटे टुकड़े, पानी, नौकरी, स्कूल में एक सीट, अस्पताल में एक बेड। हर चीज के लिए? हाँ, जब इतने कम क्षेत्र में इतने ज्यादा लोग रहते हैं तो सरकारी योजनाओं को लागू करना और हर किसी तक विकास पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। ये बिहार के कई आर्थिक और सामाजिक समस्याओं की जड़ है एक तरह से। तो ये जो घनत्व है ये पूरे राज्य में एक जैसा तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। और यही कहानी में और भी परतें खुलती हैं। एक तरफ है शिवहर जैसा छोटा मैदानी जिला। अच्छा। जहां घनत्व मुंबई की किसी उपनगर जैसा है, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1880? हाँ। और वहीं दूसरी तरफ है कैमूर, जिसका एक बड़ा हिस्सा पहाड़ी और जंगली है। तो वहां आबादी का दबाव काफी कम है, सिर्फ 488। क्या बात है, मतलब कितना फर्क है। ये दिखाता है कि बिहार के अंदर भी कितने अलग अलग बिहार मौजूद हैं, जिनकी अपनी अपनी चुनौतियां हैं। ये तो हुई आबादी की बात। लेकिन ये लोग जी कैसे रहे हैं, उनकी शिक्षा का स्तर क्या है? चलिए साक्षरता दर को देखते हैं। 2011 में बिहार की साक्षरता दर थी 61.8%, जो उस समय देश में सबसे कम थी। सबसे कम। और इस आंकड़े के अंदर एक और ज्यादा चिंताजनक कहानी छुपी है, और वो है पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर। हाँ, ये तो हमेशा एक मुद्दा रहा है। पुरुष साक्षरता दर 71.20% थी, जो फिर भी कम है। लेकिन महिला साक्षरता दर सिर्फ 51.5% थी। सिर्फ 51.5%। मतलब 2011 में बिहार की लगभग आधी महिलाएं पढ़ लिख नहीं सकती थी। हाँ, और इसका असर तो पीढ़ियों पे पड़ता है। तो जाहिर है जिलों में भी इसमें बड़ा फर्क होगा। बिल्कुल। रोहतास जैसे जिले में साक्षरता 73% से ज्यादा थी, जो एक उम्मीद जगाती है। अच्छा। लेकिन पूर्णिया जैसे जिलों में ये 51% के करीब थी। पर यहाँ एक सकारात्मक पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो क्या? 2001 से 2011 के बीच के 10 सालों में बिहार की साक्षरता दर में 17.9% की वृद्धि हुई। अच्छा। हाँ, और ये उस दशक में राष्ट्रीय वृद्धि दर जो 10.9% थी, उससे काफी ज्यादा थी। तो भले ही बिहार सबसे नीचे था, लेकिन वो सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में से एक था। मतलब कोशिशें हो रही थीं और उनके नतीजे भी मिल रहे थे। बिल्कुल। शिक्षा की ये कमी, खासतौर पर महिलाओं में, इस समाज के दूसरे पहलुओं पर भी तो असर डालती होगी। मेरा इशारा लिंगानुपात की तरफ है। हाँ, बिल्कुल। इसका एक सीधा असर हम लिंगानुपात में देख सकते हैं। 2011 में बिहार का लिंगानुपात 918 था, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं। हाँ, और ये राष्ट्रीय औसत 943 से काफी कम था। जाहिर है, जब समाज में महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान कम दिया जाता है तो ये आंकड़ा अक्सर बिगड़ जाता है। और यहाँ भी जिलों की कहानी अलग अलग होगी, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। हाँ, और बहुत ही नाटकीय ढंग से। एक तरफ है गोपालगंज, जहाँ लिंगानुपात 1021 था। 1021 मतलब पुरुषों से ज्यादा महिलाएं। हाँ, जो एक शानदार संकेत है।
लेकिन दूसरी ही तरफ मुंगेर जैसा जिला है जहां ये आंकड़ा सिर्फ 876 था। 876? ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। बहुत बड़ी। लेकिन यहाँ एक बहुत अजीब बात है। अगर ओवरऑल लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम है तो 0 से 6 साल के बच्चों का यानी शिशु लिंगानुपात वो बेहतर कैसे हो सकता है? बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 था, जो भारत के औसत 919 से बेहतर था। हाँ, ये एक बहुत ही जटिल सवाल है और इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं। जैसे कि एक थ्योरी ये है कि बिहार से पुरुषों का रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, माइग्रेशन। हाँ, इससे राज्य में वयस्क महिलाओं का अनुपात पुरुषों के मुकाबले कम हो जाता है और ये ओवरऑल लिंगानुपात को नीचे खींचता है, जबकि शिशु लिंगानुपात समाज के मौजूदा रवैये को शायद ज्यादा बेहतर तरीके से दिखाता है। तो ये एक सकारात्मक बदलाव का संकेत हो सकता है? हो सकता है, लेकिन ये एक पहेली है जिस पर और अध्ययन की जरूरत है। चलिए अब बिहार के ग्रामीण शहरी विभाजन को समझते हैं। 2011 में बिहार की 88.7% आबादी ग्रामीण थी। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर बिहार एक 10 लोगों का परिवार है तो उसमें से लगभग 9 लोग गांव में रहते हैं और सिर्फ एक शहर में। जबकि पूरे भारत में 10 में से 3 लोग शहरों में रहते थे। इससे पता चलता है कि बिहार की अर्थव्यवस्था आज भी कितनी ज्यादा खेती और ग्रामीण गतिविधियों पर निर्भर है। बिल्कुल। और पटना जैसे कुछ अपवादों को छोड़ दें, जहां शहरीकरण 43% था, ज्यादातर जिले तो पूरी तरह से ग्रामीण थे। समस्तीपुर में तो सिर्फ 3.5% आबादी शहरी थी। सोचिए जरा। अब इसी से जुड़ा सवाल है सामाजिक संरचना का। 2011 में अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति ST की आबादी की क्या स्थिति थी? बिहार में SC आबादी 15.9% थी, जो राष्ट्रीय औसत 16.6% के काफी करीब है। मतलब ये राष्ट्रीय तस्वीर से बहुत अलग नहीं है। ठीक है। लेकिन ST यानी आदिवासी आबादी की कहानी बिल्कुल अलग है। वो कैसे? बिहार में ST आबादी सिर्फ 1.3% थी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये 8.6% है। इतना कम? हाँ, और इसका मुख्य कारण ऐतिहासिक और भौगोलिक है। जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो ज्यादातर आदिवासी बहुल और जंगली इलाके झारखंड में चले गए। अच्छा, हाँ ये तो है। इसलिए आज के बिहार में ST आबादी का प्रतिशत बहुत कम है। ठीक है, तो ये थी 2011 की तस्वीर। बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व, कम साक्षरता, एक विशाल ग्रामीण आबादी और एक कह सकते हैं एक खास सामाजिक संरचना। अब आते हैं उस डेटा पर जिसने हाल के दिनों में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। 2023 का जाति आधारित सर्वेक्षण। हाँ, आजादी के बाद बिहार ऐसा सर्वेक्षण कराने और उसके आंकड़े सार्वजनिक करने वाला पहला राज्य बना। और इसे 2 अक्टूबर 2023 यानी गांधी जयंती पर जारी किया गया। हाँ, जो अपने आप में एक प्रतीकात्मक कदम था। इस रिपोर्ट ने बिहार की एक नई और बहुत विस्तृत सामाजिक तस्वीर पेश की। तो सबसे पहला बड़ा बदलाव तो आबादी में ही दिखा। सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार की कुल जनसंख्या अब बढ़कर 13 करोड़ 7 लाख हो गई है। हाँ, लेकिन असली कहानी इन 13 करोड़ लोगों के वर्गीकरण में है। जो सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया वो था EBC यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 36.01%। यहाँ मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। कई लोगों के लिए EBC और OBC के बीच का फर्क समझना थोड़ा मुश्किल होता है। क्या आप इसे सरल शब्दों में समझा सकती हैं? जरूर। देखिए, OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग एक बड़ी श्रेणी है। बिहार में बहुत पहले से ये महसूस किया गया कि इस OBC श्रेणी के अंदर भी कुछ जातियां सामाजिक और आर्थिक रूप से बाकी जातियों से ज्यादा पिछड़ी हुई हैं। अच्छा। उन्हीं जातियों को पहचान कर EBC यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की एक अलग श्रेणी बनाई गई। तो EBC OBC समूह का ही एक हिस्सा है, लेकिन सबसे ज्यादा वंचित तबका माना जाता है। और बिहार की राजनीति में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है? बहुत बड़ा और निर्णायक फैक्टर। तो EBC 36% है, बाकी श्रेणियों का क्या प्रतिशत रहा? EBC के बाद OBC, जिसमें से EBC को हटा दिया गया है, वो 27.12% है। यानी अगर इन दोनों को मिला दें तो बिहार की 63% से ज्यादा आबादी EBC और OBC श्रेणियों में आती है। 63%? हाँ, इसके बाद अनुसूचित जाति यानी SC 19.65%, सामान्य वर्ग 15.52% और अनुसूचित जनजाति ST 1.68% है। 63%? ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसका राजनीतिक और नीतिगत मतलब क्या हो सकता है?
इसका सीधा मतलब है कि जितनी आबादी उतना हक का नारा और भी बुलंद होगा। इन आंकड़ों के आधार पर आरक्षण का कोटा बढ़ाने की मांग तेज हो गई है, सिर्फ सरकारी नौकरियों और शिक्षा में ही नहीं, बल्कि संसाधनों के बंटवारे में भी। ये बिहार की राजनीति को आने वाले कई सालों तक प्रभावित करेगा। और हो सकता है कि ये दूसरे राज्यों को भी ऐसे सर्वेक्षण करने के लिए प्रेरित करें। बिल्कुल, इसकी पूरी संभावना है। इस सर्वेक्षण में धार्मिक संरचना के बारे में भी ताजा आंकड़े दिए गए ना। हाँ, और वहां कोई बड़ा आश्चर्य नहीं था। सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में 81.99% हिंदू और 17.70% मुस्लिम आबादी है। और बाकी समुदाय? बाकी समुदायों जैसे ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन, इन सब की आबादी मिलाकर 1% से भी कम है। ये आंकड़े कमोबेश 2011 की जनगणना के अनुपात के ही आसपास हैं। तो अगर हम इन दोनों स्रोतों को एक साथ देखें, 2011 की जनगणना और 2023 का सर्वेक्षण, तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभरती है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां जमीन पर लोगों का दबाव भारत में सबसे ज्यादा है। साक्षरता जैसी विकास की चुनौतियों से वो जूझ रहा है, और अब उसके पास अपनी सामाजिक संरचना का एक ऐसा विस्तृत नक्शा है जो किसी और राज्य के पास नहीं है। और यहीं पर सबसे बड़ा और अहम सवाल उठता है। ये जो विस्तृत आंकड़े हैं, खासकर 2023 के सर्वेक्षण से मिले आंकड़े, ये बिहार में नीति, राजनीति और संसाधनों के बंटवारे को आखिरकार किस दिशा में ले जाएंगे? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या इससे विकास का एक नया, ज्यादा समावेशी मॉडल तैयार होगा, या ये समाज में पहचान की राजनीति को और गहरा करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा। तो जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। 2011 की जनगणना बिहार की विकास की चुनौतियों जैसे शिक्षा, शहरीकरण, इनको उजागर करती है, जबकि 2023 का सर्वेक्षण एक विस्तृत सामाजिक और जातीय खाका पेश करता है। हाँ। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए बिहार के भविष्य के लिए कौन सा एक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण लगता है? सबके लिए समान विकास पर ध्यान देना, या फिर सामाजिक संरचना के आधार पर